कुछ कहानियाँ हमारे इतिहास से काफी हद तक प्रेरित होती है। इतिहास के कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिसे सुनकर हर कोई अचंभित हो जाया करता है। वहीं कुछ ऐसी भी है जिन्हें आज की युवा सुनती और जानती है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि ये कहानियाँ कितनी सच है। इतिहास हमेशा सही नहीं होता। इतिहास के पन्नों पे घटे कुछ ऐसे राज छुपाए जाते हैं ताकि राज्य के काले करतूत को छुपाया जा सके। आज की कहानी में ऐसे ही एक राज्य के काले करतूत को छुपाने के लिए कई सारे षड्यंत्र को रचा जाता है। पूरी कहानी सुने और लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल हिट और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2007 की कोरियन फिल्म शैडो इन द पैलेस, डायरेक्टर मी जुंग किम, IMDb रेटिंग 6.3। चलिए सुनते हैं। ये कहानी कोरिया के जोसन सल्तनत के समय की है, जब दरबार में नौकरानियों का होना आम सी बात है। ये वो दौर है जब सभी नौकरानी अपनी गोपनीयता, अधीनता और अपने पवित्रता का पालन करते हुए महल के शाही परिवार की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करती है। कोई भी नौकरानी इन नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करती है तो उसे दंडनीय सजा मिलेगी। सल्तनत में एक दुविधा सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है कि इतनी बड़ी सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए एक वंश की कमी है, जिस कारण राजा और रानी माँ की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहानी आज से 6 साल आगे बढ़ी। राजा और रानी एक साथ एक कमरे में एक दूसरे में विलीन है और जुंग नाम के नौकरानी दोनों को चुपके से देख रही है। जुंग रानी की नौकरानी है, इसलिए उसे रानी की हर चीज की जानकारी है। जुंग और बाकी नौकरानी में रानी को लेकर चर्चा हो रही है। जुंग ने कहा, रानी और राजा की शादी को 10 साल से ऊपर हो चुका है। अब तक कोई भी वंश न होने की वजह से रानी की चिंता बढ़ने लगी है। तभी एक दूसरी नौकरानी बोली, राजा की दूसरी पत्नी हेबिन ने एक बेटे को जन्म दिया है। हेबिन राजा की पत्नी तो है, मगर किसी शाही घर से न होने के कारण उसे एक रखैल की तरह माना जाता है। अब जुंग एक कमरे में पहुंची और दरवाजा खोलते ही उसने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसके सामने एक नौकरानी ने खुद को गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली। तभी जुंग की नजर उस नौकरानी की कमर पर गई, जहां एक शाही तोहफा लटक रहा है। लालच में वो उस तोहफे को चुराने से खुद को रोक नहीं पाई और उसने जाकर वो चुरा लिया। अब उस मृत नौकरानी की जांच शुरू हुई, जिसका जिम्मा शाही चिकित्सक चुन के हाथों में आया। नौकरानी का नाम वूल था और वो रानी हेबिन की खास नौकरानी थी। लेकिन चुन को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसे उसकी मौत की असली वजह मालूम पड़ी। उस नौकरानी ने खुद की जान नहीं ली थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ है। चुन अपने कर्तव्य से वाकिफ है कि उसे कैसे भी कातिल को उसकी सजा तक पहुंचाना है, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब साबित हुई जब नौकरानी की प्रमुख चियोल ने कहा कि वोल के कत्ल की बात किसी दूसरे तक ना पहुंचे। सच्चाई के बाहर आने से शाही परिवार की इज्जत पर दाग पहुंच सकता है। ये बात एक बहुत बड़ी सच्चाई को छुपा रही है। लेकिन क्या? अब चियोल की मुलाकात हेबिन की सेविका से हुई। उसने सेविका को भी सावधान किया, वोल की मौत हो चुकी है, हमें उस सच्चाई को बाहर आने से किसी भी हाल में रोकना होगा। और गहराई से जांच करने पर मालूम पड़ा कि उस मौत से पहले वोल ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये बात थोड़ी अजीब इसीलिए है क्योंकि वोल एक नौकरानी थी और उसने शाही परिवार के लिए खुद को पवित्र रखने की कसमें खाई थी। दूसरी ओर बड़ी चिकित्सक अधिकारी ने चुन को समझाया कि उन्हें इस बात को यही दबा देना चाहिए। ये सच्चाई बाहर आए तो उनके विरोध में कई बड़े आदमी खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि इससे बाकी नौकरानियों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कुछ नौकरानी ऐसी भी है जिन्होंने अपनी पवित्रता को तोड़ दिया है। उन सभी की सच्चाई हर किसी के सामने आ जाएगी। ये चीज ना ही शाही परिवार के लिए सही है, ना ही उन नौकरानियों के लिए। इसलिए उसने इस मामले को रफा दफा करने की राय दी। मगर यहाँ चुन को एक डर ने सता रखा है। कातिल शातिर है और चालाक भी। उसने सब सोच समझकर इस कत्ल को अंजाम दिया है और किसी मासूम की जान ना जाए, इसीलिए चुन ने कातिल तक पहुंचने की ठानी। दूसरी तरफ रानी हेबिन अपने नवजात शिशु संग रानी माँ के दरबार पहुंची। मगर हैरानी की बात है, रानी माँ नहीं चाहती कि उनके सल्तनत को आगे संभालने वाला एक रखैल का अंश हो। इस कारण रानी माँ ने हेबिन के बेटे को रानी के हवाले सौंपने को कहा। यहाँ चुन वोल की गई शरीर जांच के कागज ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंची, मगर पता चला कि वो तो विस्काउंट द्वारा ले जाया जा चुका है। चुन बिना समय जाया किए विस्काउंट के घर पहुंची,
पर वहां उससे मिलने की बजाय उसे खरी खोटी सुनाई गई। इधर महल में सभी नौकरानियों के लिए एक कक्ष निर्धारित है जिसपे 2 नौकरानी साथ रहते हैं। वोल के साथ जिन रहती थी। जिन बोलने में असक्षम है। आए दिन उसे बाकी नौकरानियों से बेइज्जती और मजाक का सामना करना पड़ता है। एक दिन जब महल से शाही कपड़ा गायब हुआ तो सभी नौकरानी को एकत्रित किया गया, जिसपे जिन भी शामिल है। सभी से एक एक कर उस चोरी के बारे में पूछताछ की जाने लगी, जहां कुछ नौकरानियों ने जिन को फंसाने के लिए उस पे इल्जाम डाल दिया और उसे चोर करार दिया गया। सजा के तौर पे उसके नाखूनों में नुकीली सुई को धंसाया गया, जिससे उसे दर्द का वो एहसास होता है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब यहाँ जिन को तलाश करते हुए उनकी प्रमुख चियोल वहां आई और जिन से वोल के बारे में पूछताछ करती है। गूंगे होने की वजह से वो कागज पर हर सवाल का जवाब लिखकर देती है। वही हेबिन इस बात से परेशान है कि अगर वो अपने बच्चे को रानी के हवाले कर देगी तो उस पर कई सारी मुसीबतें आ पड़ेगी, यहाँ तक कि उसे बाकी रखैलों की तरह सिर मुंडवा के आश्रम भेज दिया जाएगा। लेकिन उसकी चिंता तब और बढ़ गई जब उसे वूल की मृत्यु की खबर मिली। हेबिन की वूल से काफी अच्छी दोस्ती थी। वो उसका मृत शरीर देखने जा पहुंची। उसे याद है वो दिन जब पूरी सभा में उसे किसी बात को लेकर दंडित किया जा रहा था और तब वूल ने उसे दंडित होने से रोका था। उसकी ये हिम्मत पूरे सभा के लिए चौंकाने वाली थी और तब से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अब चुन जुंग और जिन से पूछताछ करने आई है। दोनों के पद में दूर दूर का फासला है। जुंग रानी की नौकरानी है और वही वुल हेबिन की नौकरानी थी, मगर जुंग से उल्टा वुल को शाही तोहफे मिला करते थे, जिससे वो जुंग और बाकी नौकरानी को जलाया करती थी और इसी वजह से जुंग और वुल के आपसी मुलाकातें कुछ ठीक नहीं थे। इधर जिन से बातचीत करते वक्त चुन की नजर उसके कमर पर गई, जहां उसे शाही तोहफे दिखते हैं। चुन को पता है जिन के लिए ये शाही तोहफे पाना तो नामुमकिन है। साफ जाहिर है कि ये तोहफे वुल के हैं, जिन्हें अब जिन ने उसके मरने के बाद ले लिया। वही चुन को ये भी शक है कि कहीं वुल का किसी शाही इंसान से रिश्ता तो नहीं था जो उसे ये सारे तोहफे देता था, और क्या पता वही उसका वो कातिल हो जिसने वुल को गर्भवती होने वाली बात छुपाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। चूंकि वुल और जिन एक साथ रहते थे तो जिन को कुछ तो जरूर पता है, लेकिन चुन के पूछने पे उसने साफ इनकार कर दिया। इधर जुंग चुपके से उनकी बातें सुन रही है। उसके हाथों में भी वुल से चुराया हुआ वो तोहफा है और तभी जुंग को अजीब सा महसूस हुआ। वो चीख पड़ी। चुन आगे की जांच करते हुए वुल के कमरे पहुंची। वहां उसे एक बक्सा दिखाई दिया जिसके अंदर उसे कुछ प्रेम पत्र मिले जिन्हें विस्काउंट द्वारा लिखा गया है, यानी कि विस्काउंट ही वो व्यक्ति है जो वुल का हमसफर है, जिसका वुल के साथ संबंध थे। गर्भवती होने की बात पता चलने पे उसने अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और फिर उसने वुल का कत्ल किया ताकि ये सारी बात यहीं दब जाए। यही सब सोचते हुए चुन पर अचानक किसी ने हमला किया और उन प्रेम पत्रों को लेकर गायब हो गया। चुन को जब होश आया वो बिना एक पल गवाए जिन से मिलने पहुंची। आखिर वो कौन है जिससे वुल के संबंध थे, पर जिन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। चुन और भी कुछ जानकारी ले रही है कि तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। वो नौकरानी जुंग है जिसके गले में कुछ फंसा है। उसे तुरंत उल्टा कर गले में अटकी हुई चीज को बाहर निकाला। उसी वक्त जमीन पर वही शाही तोहफा गिरा जो जुंग ने चुराया था। इधर जियोल ने मौका का फायदा उठाकर जुंग को चोर और वुल का कातिल समझकर उसे सजा देने की ठान ली, मगर यहाँ चुन समझ गई है कि जुंग को फंसाया जा रहा है एक बड़ी सच्चाई को छुपाने के लिए। कुछ समय बाद चुन को विस्काउंट द्वारा वुल के शारीरिक जांच के कागजात भेजे गए, लेकिन यहाँ तथ्यों के साथ छेड़खानी की गई है। उसके गर्भवती होने की बात को छुपाया गया है। चुन ये बात समझ गई। उसने बड़ी चिकित्सक अधिकारी से इस बात को साझा करना चाहा, मगर वो चाहकर भी उसकी कोई मदद न कर सकी। चुन को एक और बात मालूम चली कि डॉक्टर पार्क की निगरानी में ये सारी छेड़खानी हुई है। वो पार्क की शिकायत करने हेबिन के पास गई और बताया कैसे पार्क की मदद से वुल की जांच के तथ्यों के साथ छेड़खानी की गई है। ये बात सुनकर हेबिन की सेविका गुस्सा हो गई और उसके कहने पर चुन को कैद कर लिया गया। उसके हाथ और मुंह बांधकर उसे एक कमरे में तड़पने के लिए छोड़ दिया। काफी देर बाद चुन को रिहा करने खुद हेबिन आई। उसने चुन के बंधे हाथ और मुंह को खोला। चुन को लगा हेबिन उसकी इसीलिए मदद कर रही है ताकि उसे कातिल को ढूंढने से रोक सके, मगर इसका उल्टा हेबिन चुन की मदद करना चाहती है ताकि वो कातिल को ढूंढकर वुल को इंसाफ दिला सके। अब चुन अपना वेश बदलकर चुपके से विस्काउंट के कक्ष में दाखिल हुई,
क्योंकि यही तो वूल का खून ही है। चुन सबूत के लिए वही प्रेम पत्रों को ढूंढने लगी। काफी कोशिशों के बाद भी सिर्फ निराशा हाथ मिली। कक्ष से बाहर निकलते वक्त विस्काउंट ने चुन को देख लिया। उसे शक हुआ और उसने उसका पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद चुन को भी अंदेशा हो गया कि विस्काउंट उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से जंगलों में छुपने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक विस्काउंट ने उसे ढूंढ लिया। दोनों में भिड़ंत हुई और बातों ही बातों में विस्काउंट ने बताया कि उसी ने उन प्रेम पत्रों को गायब किया है। चुन का शक सही तो साबित हो गया, पर क्या विस्काउंट ने ही वूल का खून किया है? इसका जवाब मिलने से पहले ही गुस्से में विस्काउंट चुन को मारने वाला होता है, लेकिन चुन ने उस पर जहरीले गैस का इस्तेमाल कर खुद को बचा लिया। विस्काउंट जहरीले गैस के कारण ना ही कुछ देख पा रहा है और ना ही कुछ कर पा रहा है। उसे धुंधली आंखों से किसी अनजान शक्ति के आसपास होने का एहसास हो रहा है। और फिर वो एक गड्ढे में जा गिरा और उसकी वहीं पे मौत हो गई। कहानी की दूसरी तरफ इस रात से पर्दा उठता है कि जिन ही वो औरत है जिसे विस्काउंट प्रेम पत्र भेजा करता था। असल में विस्काउंट वूल से नहीं बल्कि जिन से प्यार करता था। ये बात बाकियों तक ना पहुंचे, इसीलिए उसने चुन को घायल कर उन प्रेम पत्र को गायब कर उन्हें जला दिया। वूल की मृत्यु का कारण और कातिल कोई और ही है जो अभी भी आजाद घूम रहा है। विस्काउंट से अपनी जान बचाते हुए चुन सीधे प्रमुख चियोल को जानकारी देने पहुंची और इसी बीच उसे ये भी मालूम पड़ा कि जिन ने खुद को घायल कर मार लिया है। जिन की मौत की सच्चाई बाहर न जाए, इसीलिए चियोल ने उसकी मौत को गुप्त रखने को कहा और जुंग पर सारे गुनाहें डाल उसे दोषी बनाने का सोच लिया। जुंग को कैद कर उसे उसी रात मौत की सजा दी जाने वाली है। अब चिकित्सक अधिकारी को पार्क की मौत की जानकारी मिली और वो जांच के लिए उनके घर पहुंची। काफी छानबीन के बाद उसे वो कागजात मिल गया जिसमें वूल के असली जांच की जानकारी होती है, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान वो उन पर किसी काले साये ने हमला किया और उनकी वही मौत हो गई। चुन को ये खबर जान बड़ा धक्का लगा। शव की परीक्षा करते वक्त चुन को उनके मुंह से वूल के वही जांच के कागज मिले। जांच के दौरान जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है, चुन तो हक्का बक्का रह गई। हेबिन और वूल के शारीरिक जांच एक दूसरे के हुबहू नकल निकली। हेबिन जिस बच्चे को अपना बेटा बता रही है वो असल में वूल का बेटा है। हेबिन ने वूल का इस्तेमाल किया ताकि वो उसे राजा से संबंध बनाने को भेज सके और एक बच्चे को जन्म दे। जब वूल ने बच्चे को जन्म दिया तो हेबिन ने उस बच्चे को अपना बना लिया ताकि वो राजा के वंश को आगे बढ़ा सके। मगर हेबिन की ये बात बाहर न जाए, इसीलिए उन्होंने वूल को ढेर सारे शाही तोहफे से नवाजा ताकि उसका मुंह बंद रख सके। पर समय के साथ वूल की इच्छाएं बढ़ती गई और जल्द हेबिन के लिए मुसीबत का कारण बनने लगी। हेबिन की सेविका ने इस बात का अंदेशा लगा लिया था, इसीलिए उसने हेबिन की सच्चाई छुपाने के लिए वूल और डॉक्टर पार्क दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। पर जब ये बात हेबिन को मालूम पड़ी तो वो अपनी सेविका पर काफी गुस्सा हुई। उन दोनों के बीच काफी बहस भी हुई। आखिर में सेविका मौके का फायदा उठाकर हेबिन के बच्चे को अपने साथ लेकर जंगल की ओर भाग गई। हेबिन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर उसी बीच किसी काली परछाई ने उसे पकड़कर कैद कर लिया। जब सेविका जंगल के बीच पहुंची तो वहां हेबिन भी पहुंच गई, लेकिन उसे देख ऐसा लग रहा है मानो वो किसी के वश में है। वो काली परछाई कोई और नहीं बल्कि वूल की आत्मा है जो चुन चुन कर अपने मौत का बदला ले रही है। हेबिन पर वश करने के बाद उसका काम और आसान हो गया। उसने सेविका को भी मार डाला। इस पल तक चुन के सामने सारी कहानी साफ हो गई है और जुंग बिल्कुल निर्दोष है, इसीलिए वो उसे बचाने भागी। मगर तब तक धार्मिक विधि रस्म के खत्म होते ही उसे भी मार दिया गया। चुन ने जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो जुंग की नहीं बल्कि एक और नौकरानी शिम की बलि दी गई है। नौकरानी शिम के ही इस्तेमाल से डॉक्टर पार्क को मरवाया गया था। अब मरने की बारी रानी माँ की है। वूल ने सोई हुई रानी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। रानी के मौत के साथ हेबिन अब अपने बच्चे को राजगद्दी के लिए खड़ा कर सकती है। इधर जुंग को जिंदा देख चुन भागते हुए हेबिन की तलाश में निकल पड़ी, जहाँ जंगल के बीच उसे हेबिन का बच्चा दिखाई दिया। बच्चे को उठाते ही चुन के सामने हेबिन आ खड़ी हुई, जिसपे वूल की रूह समाई है। हेबिन चुन से बच्चा छीन वहां से चली गई, लेकिन चुन को चियोल ने पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम्हारी जंगल में किससे मुलाकात हुई थी और ऐसे कौन कौन से राज छुपा रही हो? वो चुन को प्रताड़ित करने लगी जिससे वो किसी तरह सच उगल दे। पर लाख कोशिशों के बाद भी चुन ने एक लफ्ज सच्चाई का नहीं खोला और कहा, कुछ राज को हमेशा राज बनकर छोड़ देना चाहिए।
रानी माँ की मृत्यु के बाद चुन को भी आजाद कर दिया गया। कैद से बाहर निकलते ही चुन की नजर हेबिन और राजा पर पड़ी, जो पूरी सभा के सामने अपने बच्चे को उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। दोस्तों, इतिहास से जुड़े कई सारे ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें लोगों से छुपा कर रखा गया है, और आज का समय उन्हीं इतिहास पर अपनी बुनियाद को टिकाए रखा है। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।